नमस्ते। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहेंगे? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ को प्रकट करता है क्या कहलाता है? वाक्य। यानी पदों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव को स्पष्ट करे, यानी जिसके सुनने से कहने वाले का जो अभिप्राय है वो समझ में आ जाए, वो क्या कहलाते हैं? हमारे वाक्य। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी बहुत सारे पक्षी हैं जो आकाश में उड़ते हैं, हमें समझ में आ रहा है इसका अर्थ भी, तो ये क्या कहलाते हैं? वाक्य। दूसरा उदाहरण देखिए, मधुरमा विद्यालय जाती है, यानी एक लड़की है, एक है, तो क्रिया भी वैसी है, हमें समझ में इसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे वाक्य। वाक्य किससे मिलकर बने होते हैं? शब्दों से। शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को क्या कहते हैं हम? शब्द। और शब्द किससे मिलकर बने होते हैं? वर्णों से। और वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ण। यानी वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। वाक्यों की विशेषताएं, यानी एक वाक्य में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो नंबर 1 है सार्थकता, यानी जो वाक्य है वो हमारे सार्थक होने चाहिए। वाक्यों में जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वो कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, तभी वो अपने अर्थ को प्रकट कर पाते हैं। आकांक्षा किसे कहते हैं? यानी एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को जो हमारे जानने की जो इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आकांक्षा। और तीसरा क्या है? आसक्ति या निकटता, यानी जो पदों के बीच जो समान दूरी रहती है वो वाक्यों में होनी चाहिए, क्योंकि जो वाक्य है वो निरंतर क्या होते हैं? प्रभाव में बोले जाते हैं, उन्हें एक साथ लिखा जाता है, इसलिए उसमें क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए। योग्यता, यानी वाक्यों की जो पूर्णता के लिए हमें जो पदों और जो पात्र हैं, जो घटनाएं हैं, उनमें अनुकूलता होनी चाहिए। क्रमबद्धता क्या होती है? पदों का जो अपना निश्चित क्रम होता है वो वाक्यों में होना चाहिए, यानी एक जो क्रम होता है सबसे पहले क्या होता है? सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या आता है? हमारा कर्ता आता है, कर्ता के बाद कर्म आता है, और कर्म के बाद क्या आती है? हमारी क्रिया। वाक्यों के अंग। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है आपका? विधेय। यानी वाक्य के कौन कौन से अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं हम? वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कोयल मधुर गाती है, यानी यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? कोयल के बारे में। वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? कोयल के बारे में, तो कोयल हमारा क्या हो जाएगी? उद्देश्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं, शिवांग चित्र बनाता है, यानी किसके बारे में हो रही है बात? शिवांग के बारे में बात हो रही है जो
चित्र बनाता है, तो शिवांग हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य। तीसरा उदाहरण देखते हैं। रमा खाना बनाती है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? रमा के बारे। यानी वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है या बताया जाता है वो हमारा क्या होता है? उद्देश्य। जैसे कोयल, शिवांग और रमा हमारा क्या है? उद्देश्य है। और दूसरा क्या है वाक्य का अंग? विधेय। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा विधेय। कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं। यानी किसके बारे में बात हो रही है? तारों के बारे में। और क्या बात हो रही है? कि वो आसमान में चमक रहे हैं, तो तारे हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य। और आकाश में चमकना क्या हो जाएगा? हमारा विधेय। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो बच्चे हमारा क्या है? उद्देश्य है। और फुटबॉल हमारा क्या है? विधेय। किसके बारे में बात हो रही है? बच्चों के बारे में बात हो रही है। वो क्या काम कर रहे हैं? बच्चों के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो फुटबॉल खेलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विधेय। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे सूरज पूरब में निकला या निकलता है। यानी सूरज के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो पूरब से निकला। यानी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। उद्देश्य विस्तार भी होता है। उद्देश्य विस्तार किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य कर्ता होता है, परंतु कभी कभी उद्देश्य में विशेषण शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा उद्देश्य विस्तार। जैसे महिला बाजार गई। ये महिला हमारा क्या है? उद्देश्य है। अगर हमें इसी वाक्य को इस प्रकार लिख दें कि लाल सूट पहनी हुई महिला बाजार गई, तो इसमें कोई वाक्य में परिवर्तन आया नहीं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य विस्तार। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा लड़की खेल रही है। लड़की हमारा क्या है? उद्देश्य है। मगर हम इसी वाक्य को इस प्रकार लिख दें कि नटखट लड़की खेल रही है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य विस्तार। नटखट लड़की खेल रही है। इसी प्रकार विधेय विस्तार होता है। विधेय विस्तार किसे कहते हैं? विशेषण, कर्म या क्रिया विशेषण आदि शब्द विधेय को विस्तार प्रदान करते हैं। जैसे तपस्या घूम रही है। तपस्या हमारा क्या है? उद्देश्य है और विधेय क्या है? घूम रही है। अगर हम इसी वाक्य को इस प्रकार लिख दें कि तपस्या ठंडी हवा में घूम रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विधेय विस्तार। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा माताजी दलिया बना रही है। किसके बारे में बात हो रही है? माताजी, ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा, और दलिया बना रही है ये हमारा क्या हो जाएगा? विधेय। मगर हम इसी को इस प्रकार लिख दें कि माताजी नमकीन दलिया बना रही हैं। तो ये नमकीन दलिया हमारा क्या हो जाएगा बेटा? विधेय विस्तार। अर्थात हम कह सकते हैं कि वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को छोड़कर जो शेष समस्त जो अंश होता है वो किसका होता है? विधेय के अंतर्गत आता है। यानी कर्ता उसके विस्तार को छोड़ दो, बाकी जो सारा वाक्य में शब्द होते हैं या पद होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? विधेय के अंतर्गत।